गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11वीं क्लास में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संविधान के बारे में बच्चों 11वीं क्लास में आप लोग आए, 10वीं पास करके आप लोग 11वीं क्लास में आए हैं और आपने कला वर्ग में राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट लिया है। थोड़ा सा राजनीति विज्ञान के बारे में हम आपको बताते हैं कि राजनीति विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो राजनीति से संबंधित, जो प्रशासन से संबंधित है, देश की राजनीति से संबंधित, संविधान से संबंधित और संविधान के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं से संबंधित बातों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इस विषय के अंतर्गत आप राजनीति की विभिन्न बातों से संबंधित अध्ययन यहाँ पे आज हम करें। राजनीति विज्ञान में हम संविधान के बारे में, किस तरह से क्या संविधान है, इसकी आवश्यकता क्या है, कैसे है आवश्यकता, क्या जरूरत है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा राजनीति विज्ञान में जो आपकी 11वीं क्लास में भारतीय संविधान में अधिकार है, चुनाव है, प्रतिनिधित्व है, इन सब बातों का भी अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन सब बातों से संबंधित ये क्या चीजें हैं, किस काम आती हैं, इन सब बातों का विस्तृत अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आप करेंगे। राजनीति विज्ञान में जो संघवाद, स्थानीय शासन से संबंधित बातों का भी अध्ययन किया जाएगा और संविधान से संबंधित संविधान किस तरह से एक जीवंत दस्तावेज है कि संविधान निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और उसके बाद जो संविधान का भारतीय संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है उससे संबंधित अध्ययन किया जाएगा। बच्चों 11वीं क्लास की जो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है उसका परिवर्तन हुआ है, उसमें सिलेबस चेंज हुआ है आपका, परिवर्तन, पुस्तक भी परिवर्तन करती है। पहले जो पुस्तक चलती थी उसके अलावा वो पुस्तक नहीं है, दूसरी पुस्तक इसमें आई है। अब वर्तमान समय में जो आप देख ही रहे हैं स्थिति, महामारी का जो दौर चल रहा है, उस दौर के अंदर विद्यालय निरंतर नहीं खुल पा रहा। अब विद्यालय नहीं खुलने की स्थिति में जो सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया गया है, कुछ सिलेबस में कमी भी की गई है क्योंकि समय से विद्यालय नहीं खुल पाए, इसलिए कुछ सिलेबस में कमी भी की गई है। नया जो संशोधित सिलेबस है वो क्या है सिलेबस, उसके बारे में हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सूचना दे देंगे कि कौन सा सिलेबस, पहले सिलेबस क्या था वो आप अपनी किताबों में देख लेंगे जो नई किताबें आएंगी, कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन से रखे गए हैं, चैप्टर के अंदर भी कुछ टॉपिक भी हटाए गए हैं, कौन से टॉपिक हटाए गए, उन सब बातों की विस्तृत जानकारी हम आपको देते हैं। बच्चों अब बात करते हैं हम राजनीति विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो वैसा ही सब्जेक्ट है जैसे आपने 10वीं क्लास में तो सामाजिक विज्ञान पढ़ा था। सामाजिक विज्ञान जो आपने 10वीं क्लास में उसके 4 कोर्स हैं, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और इन सब बातों का जो आपने अध्ययन किया था, एक साथ अध्ययन किया था। अब उसमें अपन अलग अलग उसका अध्ययन करेंगे कि राजनीति विज्ञान इसमें जैसे जैसे क्लासें पढ़ी जाती है तो जो सारा समेट था सामाजिक में, जिसमें आप सामाजिक ज्ञान का भी अध्ययन, सामाजिक ज्ञान में राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन करते थे, इतिहास का भी अध्ययन करते थे, भूगोल का भी अध्ययन करते थे, अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करते थे। अब वो सारे सब्जेक्ट आपको अलग अलग होंगे। सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वही जैसे आपने सामाजिक की किताब में पढ़ा था, बस उसी का थोड़ा विस्तृत अध्ययन जैसे जैसे आपकी क्लासें बड़ी होती जाती है और अध्ययन की जो सीमा है वो सीमाएं बढ़ती जाती है। राजनीति विज्ञान की इस क्लास को जो आज से हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं, इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है संविधान क्यों और कैसे।
जैसा कि मैंने अभी आपको क्लास के प्रारंभ में ही बताया था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो मुख्य अध्ययन का जो विषय होता है संविधान, इसमें हमको संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान हमको काहे के लिए चाहिए, संविधान कैसे बना, भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, सब भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का संविधान कितने सालों से निरंतर चलता आ रहा है, तो क्या कारण है कि जीवंत दस्तावेज के रूप में, सजीव वस्तु के रूप में सजीवता लिए हुए जो हमारा संविधान है, उसकी क्या विशेषता है कि वो इतना सजीव दस्तावेज, जीवंत दस्तावेज के रूप में भारत का संविधान, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, इन सब बातों का हम संविधान के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत हम करेंगे। आशा है कि ये सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा और आप निरंतर इसमें पढ़ते रहेंगे, भविष्य में भी आपके लिए काफी काम। हम शुरू करते हैं संविधान क्यों और कैसे। ये संविधान क्यों और कैसे में हम सबसे पहले हम संविधान के बारे में पढ़ लें कि संविधान क्या होता है। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये देख रहे हैं कि संविधान हमको क्यों, संविधान की हमको आवश्यकता क्यों। कि हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है, क्या जरूरत है हमको संविधान की, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि जिसके बगैर, यानी संविधान के बगैर हम आपस में संविधान के बगैर हम नहीं रह। तो सबसे पहले संविधान की हमको आवश्यकता इसलिए है कि संविधान तालमेल में, पहली जो आवश्यकता है हमको संविधान की, संविधान तालमेल। बच्चों इस क्लास में हम अध्ययन करते समय आपको बीच में ये भी बताएंगे कि संविधान क्या होता है, किसे संविधान कहते हैं, उसको बीच में हम आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि संविधान की आवश्यकता हमको क्यों। उसका पहला कारण है कि संविधान तालमेल। प्रत्येक समाज की अपनी कुछ विशेषता, कोई सा भी समाज, उस समाज की अपनी खुद की कुछ विशेषताएं हो, चाहे वो विशेषता सामाजिक विशेषता हो, चाहे आर्थिक विशेषता हो, चाहे सांस्कृतिक विशेषता हो, चाहे धार्मिक विशेषता हो, वो उसके जो विशेषता, ये विशेषताएं लिए हुए रहते हैं, साथ में इन विशेषताओं के साथ साथ वो कुछ भिन्नताएं भी लिए हुए। सभी लोग एक जैसे हो नहीं सकते, तो भारत देश तो विभिन्नता में एकता वाला देश है। यानी ये जो विभिन्नताएं लिए हुए हैं, इन विभिन्नताओं के बावजूद, काफी सारी विभिन्नताएं, इन विभिन्नताओं के बावजूद भी हम सबको एक लेना। जैसे कि भारतीय संस्कृति की विशेषता विविधता में एक, यानी इतनी सारी विविधता में, भाषाई रूप से भिन्न है, धार्मिक रूप से भिन्न है, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग भाषाएं यहाँ पे बोलते हैं, सांस्कृतिक रूप से भिन्न है, अलग अलग हमारी संस्कृति है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान। इन सब विभिन्नताओं के बावजूद भी हमको एक रहना पड़ता है, एक रूप में। हम ये नहीं कहते कि हम राजस्थान के नागरिक या पंजाब या बिहार के नागरिक, हम ये कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। ये कहना ये दर्शाता है कि हम सब एक हैं। यानी इतनी सारी विविधताओं के बावजूद भी हमको एक रहना पड़ता है, एक साथ रहना पड़ता है, और अधिकतर रूप में अनेक अवसरों पर या अनेक रूपों पे हम एक दूसरे के ऊपर आश्रय भी रहते हैं। ये एक दूसरे पर आश्रय रहना, एक दूसरे पर निर्भर रहना और एक साथ रहना, यानी इतने बड़े लोगों का, इतने सारे समूह का, इतने बड़े देश का, इतनी बड़ी जनसंख्या का, जब वर्तमान की बात करें हमारे देश की, जो 125 करोड़ की जनसंख्याओं का एक साथ रहना, ये भी एक सोचने वाली बात है कि कैसे ये लोग एक साथ रहेंगे और शांतिपूर्वक रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि शांतिपूर्वक एक साथ बिना लड़ाई झगड़े के हम लोग। तो इनको एक साथ रखने के लिए
इन लोगों में आपस में तालमेल बिठाने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है कुछ बुनियादी नियम, कुछ नियमों की हमको जरूरत पड़ती है। नियम भी कौन से? नियम भी ऐसे जिसमें पूरे समाज के लोग, पूरे देश के लोग सहमत हो, सब उन नियमों को माने। जैसे आप स्कूल में आते हैं ना, स्कूल में आते हैं तो स्कूल के कुछ नियम होते हैं, वो नियम स्कूल की व्यवस्था का संग्रह कर, व्यवस्था को बनाते हैं। अगर कोई भी उन नियमों को तोड़ता है तो निश्चित रूप से वो उसको नियमों को तोड़ नहीं सकता। तोड़ने पर आप जानते ही हैं क्या होता है, स्कूल की व्यवस्था के अंदर। तो इसलिए यानी उस व्यवस्था को चलाने, किसी भी व्यवस्था को चलाने कि आप यहाँ पे आए, पढ़े, शांतिपूर्वक रहे, एक साथ रहे, आपसी शांतिपूर्वक तालमेल चले, तो कुछ नियम स्कूल में बना दिए जाते हैं। वैसे ही देश में रहने के लिए कुछ नियम बना दिए जाते हैं ताकि लोग उन शांतिपूर्वक रह सकें। लेकिन वो कब होगा? जब सब उन नियमों को मानेंगे। और उन नियमों को कब मानेंगे? जब सब उन नियमों से सहमत होंगे कि हाँ ये नियम बने तो ये सही। यानी कुछ नियमों की जो हमको आवश्यकता होती है ताकि एक समन्वय बना रहता है, प्रत्येक लोगों का आपस में एक दूसरे से समन्वय बना रहता है। ये समन्वय ही बनाने का कार्य नियम करते हैं। और जब इन नियमों को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, जब इन नियमों को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है कि न्यायालय ने भी नियमों को लागू किया, तो सभी लोग इन नियमों का पालन करते हैं। और इस आवश्यकता की, यानी जो नियमों की आवश्यकता की पूर्ति है, ये संविधान के द्वारा की जाती है, ये संविधान करता है। और अपन बात करें कि संविधान के बारे में आप कहेंगे संविधान कहते किसे हैं? पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जो नियम यानी जिनसे समाज के प्रत्येक लोग सहमत हैं, तो हम कह सकते हैं कि संविधान क्या है? कि संविधान नियमों का संग्रह। संविधान क्या है? कि संविधान नियमों का संग्रह है। नियम कौन से? नियम वो कि वह नियम जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य नियम भी कौन से होने चाहिए? नियम को जिन्हें समाज स्वीकार कर रहा है और नियम को जिसे राज्य लागू कर रहा है। यानी नियमों का ऐसा संग्रह कि जिन नियमों को समाज को स्वीकार करता है और राज्य उसको लागू करता है, उस संग्रह को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान क्या है? ये संविधान नियमों का संग्रह। इसी नियमों के संग्रह के तहत हमारा संविधान कुछ कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है उनका भी हम आपको वर्णन करें। क्या कार्य संविधान के द्वारा किए जाते हैं? कौन से कार्य किए जाते हैं? तो अगर संविधान की बात करें तो संविधान का जो पहला कार्य यह है कि वह बिना बुनियादी नियमों का, संविधान का कार्य कि संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा संग्रह उपलब्ध करवाए। संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा संग्रह उपलब्ध कराए जिससे
समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बढ़े। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि संविधान क्या है, कि संविधान नियमों का संघ है। संविधान का पहला काम ये होगा कि एक ऐसा नियमों का संग्रह संविधान के द्वारा उपलब्ध कराए जिसे समाज के प्रत्येक सदस्य, यानी संविधान के नियम क्या कार्य करेंगे, समाज के प्रत्येक सदस्य में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना के रखेंगे। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ समन्वय बना के रखेगा, प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ विश्वास बनाकर रखेगा। नेक्स्ट बात करें निर्णय लेने की शक्ति की विशेषता है। संविधान क्या है, कुछ बुनियादी सिद्धांतों का समूह, यानी कुछ नियमों का समूह। संविधान कुछ नियमों का बुनियादी नियमों का समूह है जिनके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन, जिनके आधार पर राज्य का क्या होता है, राज्य का निर्माण और राज्य का शासन किया जाता है। उन्हीं नियमों में संविधान चलता है और वह समाज में शक्ति का मूल वितरण को स्पष्ट करता है कि शक्ति किस किस के पास, मूल वितरण की शक्ति कहां से शुरू होगी, उसका विकेंद्रीकरण कहां से होगा, किन किन लोगों के पास वो शक्ति रहेगी, यानी उस शक्ति का विकेंद्रीकरण कहां से होकर गुजरेगा, वो भी ये स्पष्ट करता है। तथा वह यह भी तय करता है कि जो नियम है ये बनाएगा, ये कानून है, ये कानून किसके द्वारा बनाए जाएंगे, ये भी संविधान ही तय करता है। इसके अलावा वह सत्ता, जिसे कानून बनाने का अधिकार है, इस कानून को बनाए सत्ता बनाएगी, जिसे कानून बनाने का अधिकार है उस सत्ता को संविधान के द्वारा यह अधिकार देने का कार्य किया जाएगा कि आपको यह अधिकार है कि आप उसमें कानून बनाए। और वह सत्ता जिसको हम संविधान निर्मात्री सत्ता के नाम से, यानी कानून को बनाएगी सरकार, यानी संविधान निर्मात्री सभा को होगी सरकार होगी। सरकार के द्वारा संविधान के अंतर्गत जो भी नियम बनाए जाते हैं उन नियमों से संबंधित बातें या निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास होगा। यानी कह सकते हैं कि संविधान का दूसरा काम यह है, समाज, संविधान का दूसरा काम क्या है, पहला काम आपको बताया था पहले, दूसरा काम संविधान का यह है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो, कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित हो। संविधान ये भी तय करेगा कि सरकार कैसे निर्मित हो। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अगले कार्य की। हम इस संविधान के और कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं।
सरकार की शक्ति पर सीमा। इस सरकार की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों पर सीमा लगाने का, बाउंड्राइजेशन करने का कार्य भी संविधान के द्वारा किया जाता है। संविधान ये तय करता है कि उसको सरकार को कितनी शक्तियां मिलनी चाहिए, इस रूप में मिलनी चाहिए, यानी एक मौलिक शक्ति के रूप कितनी मौलिक शक्तियां सरकार के पास होनी चाहिए, उन शक्तियों को सीमित करने का कार्य भी संविधान का ही होता है। संविधान इस तरह की व्यवस्था बना के रखता है, इस तरह की व्यवस्थाओं का निर्माण संविधान करता है कि जो सरकार है वो निरंकुश नहीं हो सके और अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सके। जो शक्तियां संविधान ने सरकार को प्रदान की है, उन शक्तियों का संविधान के द्वारा कभी भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बच्चों, कि सरकार की शक्तियों को सीमित करने का, अब किस तरह से सीमित करेगा संविधान, कि सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे जो सरल तरीका, वो सबसे सरल तरीका यह है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकार, कैसी शक्तियां, कि मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए, यानी जनता को, नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार दे दिए। तो सरकार कोई सी भी बने, कैसी भी सरकार बने, किसी भी दल की सरकार बने, एक दल की बने, दो दल की बने, चाहे गठबंधन की सरकार बने, कैसी भी सरकार बने, उस सरकार के पास ये शक्तियां नहीं होती कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की शक्तियों को सीमित करने का कार्य भी संविधान के द्वारा किया जाता है। और उसने जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया, तो ये उल्लेख कर दिया कि कोई सी भी सरकार व्यक्ति के या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन नहीं कर सकती। संविधान उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है। ऐसा नहीं कि संविधान ने ऐसा ही सरकार को ऐसा ही कह दिया क्या यह अधिकार तो परमानेंट है, आप कभी इनको ले नहीं सकते। यानी संविधान ने उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है कि किन परिस्थितियों में नागरिकों से उनके मौलिक अधिकार वापस लिए जा सकते। प्रत्येक बातों का तालमेल संविधान के अंतर्गत बैठाया गया है, प्रत्येक बातों का समावेश संविधान के अंदर किया है। नेक्स्ट बात आगे बात करते हैं। संविधान की आकांक्षाएं और लक्ष्य, आइए उसमें बात करेंगे क्या संविधान की आकांक्षाएं हो सकती है, किस तरह से संविधान के लक्ष्य होते हैं। संविधान का चौथा कार्य यह होता है कि वह ऐसी क्षमता प्रदान करे, क्या कार्य है संविधान का, कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह समाज की, सरकार के पास शक्ति तो होनी चाहिए, जनता की तो आकांक्षाएं काफी होगी, कि वह जनता की आकांक्षाओं को और जनता की भलाई के लिए जो समाज की जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को पूरा कर सके, या जनता को एक इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करके दे कि जनता या समाज अपनी आकांक्षाओं को और अपने जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को पूरा कर सके। यहाँ पे जो समाज की आकांक्षाएं, उन समाज की आकांक्षाओं को, समाज के लक्ष्यों को पूरा करने का दायित्व किसका रहेगा, संविधान का रहेगा। संविधान ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराएगा जिससे उनका एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना सरकार के द्वारा की जा सके। समाज एक न्यायपूर्ण समाज हो जिसमें जंगल राज नहीं हो, कहने का मतलब यह है कि उस न्यायपूर्ण समाज के लिए संविधान के द्वारा उचित परिस्थितियों का निर्माण किया। इसके अलावा बच्चों एक उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं कि भारतीय संविधान सरकार को वो सामर्थ्य प्रदान करता है जिसमें वह कुछ लोक कल्याण, ऐसा सामर्थ्य प्रदान करता है कि जिसमें वो कुछ लोक कल्याणकारी कदम, यानी सरकार के द्वारा कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठाए जा सके, जिनको उठाने के लिए या उस कार्य को करने की कानून की भी मदद दी जा सके, कानून के द्वारा क्या मदद की जा सकती है, इन सब बातों का उल्लेख संविधान में किया जाता है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, वो नीति निर्देशक तत्व प्रत्येक सरकार को, चाहे कोई सी भी सरकार है, वो सरकार को एक तरह से दिशा निर्देश देते हैं कि आपको किस तरह से कार्य करना है। उस दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग अगर सरकार कार्य करती है, क्योंकि कुछ कार्य तो हैं जो कंपल्सरी कार्य होते हैं, वो सरकार को करने ही करने होते, कोई सी भी सरकार है वो करेगी। लेकिन अगर जनता का और ज्यादा भला किस तरह से करना है, इस तरह से दिशा निर्देश दे रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों में, सरकार अगर उन नीतियों का पालन करती है तो जनता की नजर में वो सरकार काफी अच्छी होती है। उस सरकार के लंबे समय तक कायम रहने के या 5 साल का जब चुनाव होते हैं तो दोबारा सत्ता में आने के चांसेस बने रहते हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व सरकार से लोगों की आकांक्षाओं में, जो भी नीति निर्देशक तत्व संविधान ने निर्धारित कर रखे हैं, उन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से वो संविधान सरकार से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की अपेक्षा करते हैं कि हमने संविधान में तो ये नीतियां बना दी, इन नीतियों को निर्देशित कर दिया आप लोगों के लिए, अब आप लोग इसका पालन कीजिए और पालन करने के बाद जनता की आकांक्षाओं को, जनता की अपेक्षाओं को, जनता के लक्ष्यों को, जनता की भलाई के लिए जो लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित कर रखे हैं, यानी सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं, पूरा कर। नेक्स्ट है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। अगला जो कार्य है संविधान के द्वारा संविधान करता है कि संविधान किसी भी समाज जो बुनियादी पहचान, कि संविधान किसी भी समाज की या किसी भी राष्ट्र की जो बुनियादी पहचान होता है, इसके माध्यम से वे एक सामूहिक पहचान, यानी उस बुनियादी पहचान के माध्यम से एक सामूहिक इकाई के रूप में, सामूहिक इकाई के रूप में उसकी पहचान होती है तथा इसके तहत कोई भी जो बुनियादी नियम जो समाज के द्वारा बनाए जाते हैं, उन संविधान के द्वारा बनाए जाते हैं, उन बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर वो अपनी एक मूलभूत, यानी उन सिद्धांतों पर सहमत होकर वो अपनी एक मूलभूत राजनीतिक पहचान कायम करता है, मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाता है और उसको राजनीतिक पहचान प्रदान करता है। ये समाज के संविधान के द्वारा एक और कार्य यहाँ पे किया जाता है कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान को बनाना। इसके अलावा बच्चों कि संवैधानिक नियमों से जो संवैधानिक नियम है, यानी उन संवैधानिक नियमों के कारण उसको एक विशाल राजनीतिक ढांचा प्रदान होता है। वो दैनिक नियम क्या करते हैं, वो विशाल राजनीतिक ढांचा प्रदान, उसको विशाल राजनीतिक ढांचा प्रदान करते हैं और जिससे हमारे संविधान की नियमों के द्वारा जब उसको एक राजनीतिक ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत उसके सदस्य अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को, अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को, जो उनकी सदस्यों की व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं, जो उनके व्यक्तिगत लक्ष्य हैं और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं, यानी कह सकते हैं कि इस तरह से संविधान को एक नैतिक पहचान भी प्रदान करता है। इस नैतिक पहचान के माध्यम से संविधान को एक नैतिक पहचान भी प्रदान करता है। तीसरा उसका जो कार्य है बुनियादी और जो राजनीतिक नियम है, यानी संविधान के द्वारा जो बनाए गए जो बुनियादी नियम है, जो राजनीतिक नियम है, इन बुनियादी और राजनीतिक नियमों और नैतिक नियमों से विश्व जितने भी इस तरह के नियम होते हैं, जो बुनियादी नियम होते हैं या राजनीतिक नियम होते हैं, इस तरह के नियम विश्व के प्रत्येक देश के संविधान में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक संविधान में एक कार्य कि अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को और अपने नागरिकों के लक्ष्यों को पूरा करना हो। अतः विश्व का प्रत्येक देश इस तरह के नियम, देश का संविधान इस तरह के नियमों को स्वीकार
स्वीकार करता है और अधिकतर जो संविधान है उन संविधानों का किसी भी देश का संविधान उठा लो, अगर लोकतांत्रिक देश है तो उस लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक संविधान के जो भी नियम है उन नियमों का यही कार्य है कि वो अपने देश के नागरिकों के मूल अधिकारों की, उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों का निर्माण करते हैं और विभिन्न राष्ट्रों यानी जब उन नियमों की रक्षा हो जाएगी तो लोकतांत्रिक सरकारों का वहाँ पे निर्माण हो जाएगा और विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो संबंधों को लेकर जो भिन्न विभिन्नताएं होती है, अलग अलग तरीके की जो विभिन्नताएं होती हैं, उन विभिन्नताओं के संबंध में ये उस देश की राष्ट्रीय यानी जो भी विभिन्नताएं हैं वो विभिन्नताएं उस देश की क्या है, राष्ट्रीय पहचान है। यानी संविधान किसी भी देश की राष्ट्रीय पहचान को भी बनाता है। बच्चों, संविधान की आवश्यकता हमको क्यों है, ये आज की क्लास में हमने इसका अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम इसकी संविधान क्या है इसके बारे में आपको और दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। बच्चों, नया सब्जेक्ट है आपके लिए, नया नहीं है, हालांकि हमने थोड़े इसको छोटे रूप में इसको 10वीं क्लास 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक अलग से सब्जेक्ट के रूप में आपको लगेगा कि हमें कुछ अगर आपको समस्याएं हो तो आप ये जो इस क्लास के जो वीडियो है इनको बार बार देखें, 2-3 दफे देखें तो आपको जरूर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, समझ में आने लग जाएगी। और उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी होती हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती हो, आपकी कोई समस्या हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप हमसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का जरूर प्रयास करें। धन्यवाद।